कोई आ रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ। कदमों की चाप सुनकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और हाथ लंबा करके दोबारा दरी पर रख दिया। ताबिंदा अपने जिस्म को हलकोरे देती तेज़ी से आई। मेरी तरफ देखे बगैर वो अलमारी की तरफ मुतवज्जा हुई और एक दराज खोलकर जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगी। करीबी कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। ताबिंदा एक दवाई और रुई लेकर फिर बाहर निकल गई। मैं अपनी जगह चित लेटा रहा और दिल की धड़कनें गहना गई। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता था। इमरान को यहाँ पहुँचने में नाकामी हो सकती थी। इसके यहाँ पहुँचने से पहले ही ताबिंदा का शोहर और इसके साथ ही वापिस आ सकते थे और ये भी हो सकता था कि जो एड्रेस मैंने इमरान को लिखवाया है वो किसी और जगह का हो। ताबिंदा बच्चे के चक्कर में पड़कर वक्ती तौर पर मुझसे गाफिल हो गई थी। कमरे के आखिरी गोशे में लोहे के एक स्टैंड पर PTCL का फ़ोन सेट रखा हुआ था। मैं दूर ही से देख सकता था कि इस सेट पर CIL नहीं है। मैंने जोर लगाकर और बाजू लंबा करके नीचे से मोबाइल सेट दोबारा उठाया। फ़ोन बिल पर नंबर लिखा हुआ फ़ोन नंबर मुझे याद था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल पर वही नंबर प्रेस किया। मेरा तजुर्बा कामयाब साबित हुआ। कमरे के गोशे में रखे हुए PTCL की फ़ोन पर बेल हुई। अभी आधी बेल ही हुई थी कि मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसके साथ ही मैंने मोबाइल सेट और फ़ोन का बिल फिर से दरी पर फेंक दिए। अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी, हाँ कम से कम इस बात की तसल्ली हो गई थी कि मैंने इमरान को जो एड्रेस दिया है वो इसी चार दीवारी का है। अगले 15-20 मिनट में मैंने उम्मीदों बहम की अजीब कैफियत में गुजारे। बुखार एक बार फिर बढ़ रहा था, पूरा जिस्म फटकना शुरू हो गया था। क्या मैं एक बार फिर बेहोशी या नीम बेहोशी से दो चार हो जाऊंगा? ये सवाल बड़ा अहम था। दिल पर बहुत बोझ था, जैसे किसी ने बड़े भारी पत्थर सीने पर रख दिए थे और ये बोझ इन्हीं बातों का था जो अभी ताबिंदा ने मुझे बताई थी। ताबिंदा के मुंह से छोटी और बड़ी मैडम का जिक्र सुनने के बाद इसकी बातों पर यकीन न करने का कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब यही था कि मैं अपने साथ साथ इमरान और इकबाल वगैरह के लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ। इमरान की आमद मेरी तवक्का से पहले हो गई। घर की कॉल बेल सुनाई दी। मेरा दिल बुरी तरह उछला। पहला ख्याल जहन में यही आया कि ताबिंदा का मुबैना शोहर और गुलजार वगैरह आ गए हैं। फिर मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि ताबिंदा किसी के लिए घर की बैठक का दरवाज़ा खोल रही थी और यह दरवाज़ा गली की तरफ से खुलता था। जैसा कि बाद में पता चला कि ये इमरान था और इसने खुद को रशीद का दोस्त जाहिर किया था। बैठक में दाखिल होते ही इमरान ने ताबिंदा को दबोच लिया। जब वो दोनों मेरे सामने आए तो ये बड़ा ड्रामाई मंजर था। इमरान ने ताबिंदा को अकब से जकड़ा हुआ था। इसकी एक हथेली ताबिंदा के होंठों पर जमी हुई थी और ताबिंदा की आवाज़ खौफ से उबली पड़ी थी। वो मुंह से बस गुगा की आवाज़ें ही निकाल रही थी। इमरान के दाएं हाथ में पिस्तौल था। कमरे के अंदर आने तक ताबिंदा की मुज़ाहमत बस 10-15% ही रह गई थी। इमरान इसे बाथरूम में ले गया, इसे दीवार के साथ लगाकर इसकी पेशानी पर पिस्तौल की नाल रखी और फनकारा। अपने और बच्चे की खैरियत चाहती हो तो आवाज़ न निकालना। इसका रंग स्याही माइल हो गया, सारी तनफन जाती रही थी। इसने हाथ जोड़े और गिगियाई, मुझे और काके को कुछ न कहना, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, तो चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। इमरान का लहजा सफाक था। मेरे बच्चे को यहाँ ला दो, वो रो रहा है। बच्चा वाकई अपने सीने की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। यूँ लगता था कि इसकी सांस रुक जाएगी। बाथरूम को बाहर से कुंडी लगाकर इमरान दूसरे कमरे में चला गया और रोते चिल्लाते बच्चे को ले आया। इसका चेहरा जख्मी था। इमरान ने बाथरूम की कुंडी खोलकर बच्चा ताबिंदा के हवाले किया। वो इसके हाथों से निकल जा रहा था। दहशत ज़दा ताबिंदा ने हमारे सामने ही कमीज़ ऊपर की और बच्चे को अपने साथ लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। 5-10 सेकंड बाद दूध और बच्चे का मिलाप हो गया। इसका रोना धोना थम गया। इमरान ने जेब से चाकू निकाला और बड़ी फुर्ती से मेरी बंदिशें काट दी। मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर से आने लगे। इमरान ने ग्लूकोज की ड्रिप मेरे जिस्म से अलहदा की और मेरा जूता ढूंढा। जेबें देख लो, तुम्हारा कोई सामान तो नहीं है यहाँ? मैंने पतलून की जेबें टटोली, जेबें बिल्कुल खाली थी। मैंने बाथरूम में खड़ी ताबिंदा से पूछा, मेरी चीज़ें किधर हैं और मेरा मोबाइल? तुम्हारी जेब से कुछ पैसे, शनाख्ती कार्ड और एक पेन निकला था। वो सारी चीज़ें वहाँ दराज में पड़ी हैं। इसने सामने अलमारी की तरफ इशारा किया और मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास? इसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे याद आया कि मोबाइल वाकई मेरे पास नहीं था। रास्ते में जब गुलजार वगैरह ने मेहरान कार पर मेरा पीछा शुरू किया तो मैंने इमरान से रब्ता करने का सोचा था, मगर फिर पता चला कि मोबाइल तो मैं घर पर ही कहीं छोड़ आया हूँ। मैंने दराज में से अपनी बाकी चीज़ें समेटी। इमरान ने ताबिंदा को डरा धमकाकर खामोश रहने की तलकीन की और बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं करीबन 72 घंटे बिस्तर पर रहा था। मसाने में बहुत सा पानी जमा हो चुका था। मैं एक करीबी बाथरूम में गया। 2-3 मिनट बाद हम मकान से बाहर निकले। एक दरमियाने दर्जे की ज़ेरे तामीर आबादी थी। इस मकान के इर्द गिर्द कई प्लाट खाली और वीरान पड़े थे। इमरान अपनी मेहरान कार में आया था। हम कार में बैठे और तेज़ी से रवाना हो गए। ये रात के करीबन 10:30 का अमल था। कहाँ जा रहे हो?
मैंने कराती हुई आवाज़ में इमरान से पूछा। घर घर नहीं, कहीं और चलो, किसी रेस्टोरेंट में। मेरा लहजा अंदेशों से लबरेज था। इमरान ने गाड़ी बाएं जानी मोड़ दी। हम वहादत रोड पर से गुजरे और फिर एक तिक्का शॉप पर जा बैठे। कुछ खाओगे? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे बस कोई जूस पिला दो। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए कहा। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, चलो पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, इमरान ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। नहीं इमरान नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, मामला बहुत ख़राब हो चुका है। मेरी आवाज़ बैठ रही थी। यार कितना भी ख़राब है, हम इसे ठीक कर लेंगे, तुम पहले खुद को ठीक करो, मुझे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। मैंने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया, फिर इमरान की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे एक बात सच सच बताओ, नादिया की हालत अब कैसी है? इमरान के चेहरे पर साया सा लहरा गया। वो गहरी सांस लेकर बोला, वो अस्पताल में ही है, इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं, इसका निचला धड़ काम नहीं कर रहा, बेहोशी भी इसी तरह है। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैंने पूछा। क्या मतलब? देखो इमरान, अगर मेरी और अपनी दोस्ती का दम भरते हो, मुझे एक सवाल का जवाब सच सच देना, झूठ ना बोलना। क्या मैं तवक्का रखूं कि तुम ऐसा करोगे? इसने फिर एक तवील सांस ली और थके थके अंदाज में बोला, पूछो, स्पेशल शो में नादिया को गोली कैसे लगी थी? मैंने बहुत धीमी आवाज़ में दरियाफ्त किया। इसने सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोला, तो तुमने मेरी वो जैकेट देखी है जिसकी जेब में सुराख है? मैंने इस बात में सर हिलाया। इसने सिगरेट के 2 गहरे कश लिए और गंभीर आवाज़ में बोला, ताबिश, इस सुराख से कुछ साबित नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, और इस सुराख के अलावा भी कुछ साबित नहीं हो सकता। बहरहाल तुमने जो अंदाज़ा लगाया है वो दुरुस्त है। मेरे अंदर एक चनाका सा हुआ। मैंने कोहनिया मेज़ पर टेक कर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। इमरान, तुम्हें कुछ पता नहीं, हम बुरी तरह फंस गए हैं। मेरी आवाज़ भुर्रा रही थी। इसने मेरा कांधा थामा। अगर फंस गए हैं तो निकल भी जाएंगे, लेकिन पहले तुम खुद को संभालो और मुझे आराम से बताओ कि हुआ क्या है। तुम इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़े? तुम्हारे जिस्म पर इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आई? क्या कहीं एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने इस बात में सर हिलाया और शुरू से सारी तफसील इमरान के गोश गुजार कर दी। मैंने इसे बताया कि किस तरह मैंने अलमारी में इसकी जैकेट देखी और फिर परेशान होकर छत पर चला गया, कैसे घर में 2 वारदातियाँ घुसे और किस तरह इनसे बचने मैं बाहर गली में आ गया। इससे आगे के सारे वाक़यात भी मैंने इमरान के सामने बयान कर दिए। मैंने अपनी हमाकत का एतराफ़ किया कि मैं रशीद और गुलजार को मैडम सफूरा के साथी समझा और मुझे यही लगा कि वो लोग नादिया को गोली लगने के बारे में सब कुछ जान गए हैं। मैंने कहा, जब वो लोग मेरे पीछे आए तो मेरा ये यकीन पक्का हो गया कि वो आम वारदातियाँ नहीं बल्कि मैडम के लोग हैं। इस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मैं इनकी गाड़ी में ही फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद बत्ती चौक के करीब एक्सीडेंट हुआ और मुझे दोबारा होश आया तो मैं लालाजार स्कीम के इस घर में था। इमरान ने कहा, ठीक है ताबिश, ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी की वजह से हुआ, लेकिन शुक्र का मुकाम यह है कि गाड़ी उल्टने के बावजूद तुम किसी बड़े नुकसान से बच गए, और इससे भी ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि तुमने हिम्मत दिखाई और इस औरत के मोबाइल से मुझे कॉल कर दी। अब तुम महफूज हो, खतरे की कोई बात नहीं। अगर तुम चाहोगे तो इन लोगों से भी बाद में निमट लेंगे। वैसे घर में से इकबाल की घड़ी और मेरे 10-15 हज़ार रुपए के सिवा कुछ गया नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। तुम्हारे जख्मों को तवज्जो की ज़रूरत है और मुझे लगता है तुम्हारा बुखार भी बढ़ता जा रहा है। मैंने निहायत परेशानी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं इमरान, तुमने अभी असल बात सुनी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ, तुम्हारे लिए भी और शायद अपने लिए भी। मैं बहुत बदकिस्मत साबित हुआ हूँ तुम्हारे लिए। इमरान की फराग परेशानी पर सलवटें उभरी। इसने प्यार से मेरे हाथ पर हाथ रखा। ताबी यार प्लीज़ खुद को कंपोज करो, जो कुछ भी हुआ है मुझे बताओ, मैं सुनूंगा और मैं सुनने का हौसला रखता हूँ, प्लीज़ बताओ। मैंने इसे सब कुछ बता दिया, ज़ख्मी होने के बाद अपने शदीद बुखार के बारे में भी और गशी की हालत में की जाने वाली इन बातों के बारे में भी जिन्होंने रशीद, गुलजार और जीरे वगैरह को बेतरह चौंकाया था। मैंने इमरान को बताया कि गुलजार छोटी और बड़ी मैडम को जानता है और इसे ये भी पता है कि मैडम नादिया गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो चुकी है। मेरी बातें सुनने के बाद वो तीनों शदीद शक में पड़ गए। ताबिंदा ने मुझे खुद बताया है कि रशीद और गुलजार बड़ी मैडम से मिलने एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। एयरपोर्ट से इनका मतलब लाल कोठियाँ ही है। ये कोई 2 घंटे पहले की बात है। इमरान गुमसुम मेरी तरफ देखता रहा। इसका हमेशा मुस्कुराता चेहरा गहरी संजीदगी से ढक गया था। मैंने अपनी पेशानी उंगलियों में जकड़ी और आंखों की नमी नुमाया तर हो गई। मैंने गुलगीर आवाज़ में कहा, इमरान तुमसे कहा था ना, मुझसे ना चिमटो, मुझे दफ़ा हो जाने दो। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, जो कुछ हुआ यही होना था। अब नहीं होता तो कुछ दिन बाद हो जाता। तुम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो इसमें मेरे जैसे मामूली और कम फहम बंदे के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे पता था कि किसी न किसी मौके पर मेरी वजह से तुम शदीद नुकसान उठाओगे और तुमने उठा लिया है। तुमने उठा लिया है इमरान। सेठ सिराज जैसे लोग तो मैडम सफूरा को पहले ही शक में डालने की कोशिश कर रहे थे। अब मेरे इकबाली बयान के बाद
इनका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैडम सफूरा अब चुपकी बैठी रहेंगी। वो बहुत खतरनाक औरत है, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी इमरान। इमरान ने गंभीर लहजे में कहा, शायद हमारे सितारे गर्दिश में हैं, हमसे एक और गलती हो चुकी है। क्या मतलब? तो मुझे रास्ते में बता देते तो हम इस तिक्का शॉप में नहीं आते। चलो उठो, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, वो हैजानी अंदाज में बोला। इसने मेरा बाजू थामा और मुझे उठाया। अफरा तफरी के आलम में वो मुझे लेकर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। हुआ क्या है? मैंने पूछा। ये शॉप नादिया के सीनियर गार्ड इस हरामजादे बख्तियार की है, वो बोला। इसने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के अकब में कोई शख्स सुजुकी FX पार्क कर गया था। इमरान ने हॉर्न पर हाथ रख दिया और मुसलसल बजाता चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर से एक हट्टा कट्टा शख्स सरहद से बरामद हुआ। इसके हाथ में लिफाफे थे। इसने हमारी तरफ देखकर माजरत के अंदाज में सर हिलाया, सॉरी बोला और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ हो गया। इसने सिर्फ एक लफ्ज़ सॉरी कहकर अपनी जान छुड़ाई थी, लेकिन इसकी गलती की कीमत हमें क्या देना थी, ये किसी को मालूम नहीं था। इस शख्स के अंदर बैठते और गाड़ी स्टार्ट करते करते वो हो गया जिसका अंदेशा कम से कम मेरे जहन में तो नहीं था। नीली वर्दी वाला एक गार्ड भागता हुआ रेस्टोरेंट की बैरूनी सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। इसने तेजी से दाएं बाएं देखा, फिर इसने हमारी गाड़ी की तरफ उंगली सीधी की। इसके अकब में 2 अफराद और थे, वो सादा कपड़ों में थे। वो हमें पुकारते हुए हमारी तरफ दौड़े। रुको रुको, आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंची। कुत्ते के बच्चे, इमरान ने दांत पीस कर कहा और गाड़ी को रिवर्स करता चला गया। अकब में FX वाले ने भी अपनी गाड़ी पूरी तरह हटाई नहीं थी। हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा इसकी गाड़ी के अकब से टकराया और वो घूम कर रह गई। इमरान जैसे एकदम ही हर खतरे से बेनियाज हो गया था। इसके अंदर की मुहिम जो और खतर पसंद फितरत एक अंगड़ाई के साथ बेदार हो चुकी थी। इसने मेहरान कार को तेजी से आगे बढ़ाया। पहियों ने रगड़ खाकर तवील एहतजाजी आवाज़ निकाली। मैंने मुड़कर देखा। रेस्टोरेंट से बरामद होने वाले सादा पोश अफराद बड़ी सरहद से एक जीप में बैठ रहे थे। मुझे लगता है कि बख्तियार वगैरह को इतला पहुंच चुकी है, इमरान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। इमरान के कहने का मतलब यकीनन यही था कि रशीद और गुलजार वगैरह मैडम सफूरा तक जा पहुंचे हैं और उन्होंने मिर्च मिसाले के साथ सब कुछ मैडम के गोश गुजार कर दिया है। इसके बाद मैडम अपनी हरकारों को हरकत में ले आई है। अब कहाँ जाना है? मैंने पूछा। पहले तो इनसे पीछा छुड़ाना है। इमरान ने अकब नुमा आईने में देखा। जीप बड़ी तेजी से पीछे आ रही थी। ड्राइवर ने हाथ मुसलसल हारन पर रखा हुआ था। इमरान ने बरकर रफ्तारी से गाड़ी को 2-3 सड़कों पर मोड़ा, मगर जीप किसी गाइडेड मिसाइल की तरह हमारे पीछे आ रही थी। अंदाजा होता था कि जीप सवार इस किस्म की कार्रवाई के माहिर है और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जीप की सवारियों में बख्तियार या शेरा खुद भी शामिल हों। इमरान कुछ देर तक तनाव में रहने के बाद एकदम हल्के फुल्के मूड में आ गया। यूँ लगता था कि हर किस्म के तफक्कुरात के बादल यकायक इसके ज़हन से छट गए हैं। इसकी जगह एक अजीब से जोश और तवाना अंदाज ने ले ली थी। घबराना नहीं जिगर, इसने मेरा शाना थपका। देखना क्या तंगी का नाच नचाता हूँ इन बंदरों को। और वाकई अगले 3-4 मिनट में इसने कमाल की ड्राइविंग की। अब रात के 2 बज चुके थे। सड़कों पर ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जहाँ कहीं रश था वहाँ से भी इमरान गोली की रफ्तार से गुजर गया। वो मौत के कुएं का खिलाड़ी था। नहायत तेज़ लेकिन महफूज ड्राइविंग इसका खासा था। 4-5 मिनट बाद गाड़ी का अकबनुमा आईना जीप की अदम मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। हम आंधी की तरह रावी रोड के इलाके से दाता दरबार के एरिया में पहुंच चुके थे। अपने अकब से मुतमईन होने के बाद इमरान ने गाड़ी एक छोटी सड़क पर खड़ी की। वो जल्द अज जल्द इकबाल से रब्ता करके इसे ख़तरे से आगाह करना चाहता था। वो इकबाल को कॉल मिलाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मेरी निगाह गाड़ी की पिछली सीट पर रखे अखबार पर पड़ी। ये शाम का अखबार था। एक खबर ने मेरी तवज्जो खींच ली। अखबार के पिछले सफ़े पर यह छोटी सी खबर थी, साथ में तस्वीर भी थी। दरअसल ये तस्वीर ही थी जिसने मुझे मुतवज्जो किया। ये एडवोकेट मौलाना इब्रार सिद्दीकी की तस्वीर थी। इसने मांग निकाली हुई थी। फैली हुई स्याह दाढ़ी के नीचे से सुरख टाई की नॉट भी नजर आ रही थी। खबर में लिखा था, एडवोकेट सिद्दीकी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की 3 टीमें मसरूफ़ तफ्तीश हैं। DSP जहांगीर। नीचे खबर के मतन में दर्ज था, आज 5 दिन गुजरने के बावजूद एडवोकेट इब्रार सिद्दीकी की पुलिसरार गुमशुदगी का मुअम्मा हल नहीं हुआ। जहलम में अपने गार्ड की हलाकत के बाद इब्रार सिद्दीकी अपने फ्लैट से गायब पाए गए थे। याद रहे कि इब्रार सिद्दीकी एक मारूफ कानूनदान होने के साथ साथ नवादरात में दिलचस्पी रखते थे। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें नवारिद चोरों ने ही निशाना बनाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मारूफ स्टेट डेवलपर मैडम सफूरा शिराजी से पूछगछ की है। मजीद तफसीलात मंजर आम पर आने का इम्कान है। इस खबर ने मुझे हैरान किया। इमरान ने भी अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। शायद इसे मौका ही नहीं मिला था।
अब मेरी समझ में आया कि चंद दिन पहले इमरान ने मुझे बेफिक्री से नादिया की अयादत के लिए क्यों बुलाया था। इसे ये ख़तरा महसूस क्यों नहीं हुआ था कि सिद्दीकी मुझे या इसे वहाँ पहचान सकता है। दरअसल वहाँ अस्पताल में सिद्दीकी के मौजूद होने का इम्कान ही नहीं था। इमरान सेल फ़ोन पर इकबाल से रब्ता कायम नहीं कर सका। इसने झंझलाकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। क्या हुआ, मैंने पूछा। इंजार औरत बोल रही है जिसने खलकत का जीना हराम कर रखा है। आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। मुझे तो लगता है टीवी चैनल्स की तरह ये मोबाइल नेटवर्क वाले भी वक्फा करने लगे हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बस एक छोटा सा ब्रेक, बस एक छोटा सा यार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल पर भीख मंगे बैठे हैं और आवाम से एक छोटे से ब्रेक के लिए मिन्नतें करते रहते हैं। तुम्हें बताया है ना कि अपने तायाजी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो भी उठते बैठते बस छोटे से ब्रेक के बारे में सोचते हैं। ब्रेक कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए और कितनी देर किया जाए। अपने बेटों को हर वक्त इसी मौजू पर लेक्चर देते नजर आते हैं। बकर ईद पर पता है क्या हुआ? मैं सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। मैं समझ गया था कि वो वक्त गुजारी कर रहा है। वो बोला, तायाजी ने 40,000 का बकरा लिया। कुर्बानी के वक्त बेटों ने बकरे को गिरा कर दबोचा। तायाजी ने छुरी गर्दन पर रखी, जरा सी छुरी चलाई और एकदम रुक गए। बोले, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो बकरे को तड़पता छोड़कर परे हट कर बैठ गए। इत्मीनान से चाय पीने लगे। बेटे ने कहा, अब्बा जी बकरा तड़प रहा है। फरमाने लगे, इसे तड़पने दो, इस मंजर को गौर से देखो और प्रोग्राम में ब्रेक की अहमियत को समझने की कोशिश करो। सुकून से चाय पीने के बाद उन्होंने दोबारा छुरी चलाई और बकरे की मुश्किल आसान हुई। बाद में मोहल्ले के मौलवी साहब को पता चला तो उन्होंने खूब लानत मलामत की और तायाजी को खुशखबरी सुनाई कि इनकी कुर्बानी ज़ाया हो गई है। यकायक इमरान ठटक कर चुप हो गया। मैंने इसकी नज़र का ताकुब किया और मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अचानक ही एक गली में से वही मनहूस जीप बरामद हुई जिसने हमारा ताकुब किया था। इस मरतबा इसके पीछे एक और गाड़ी भी थी। अंदाज़ा हो रहा था कि ये गाड़ी भी जीप के साथ है। लो जिगर, तुम्हारे ससुराली फिर आ गए, इमरान ने कहा और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ाया। एक बगली सड़क पर मुड़ते हुए गाड़ी के टायरों ने तारकोल से रगड़ खाकर जबरदस्त शोर मचाया। इर्द गिर्द के लोगों ने मुड़कर देखा। शहर के बीचों बीच एक अंधाधुंध रेस फिर शुरू हो गई। अकब नुमा आईने में देखते हुए इमरान की आंखों में उकाबी चमक उभर आती थी। मीनारे पाकिस्तान से आगे निकलकर जब हम रावी रोड के पुल की तरफ बढ़ रहे थे, यकायक साइड से एक 98 मॉडल मर्सिडीज बरामद हुई। मर्सिडीज वाले ने बड़े खतरनाक तरीके से हमारा रास्ता रोकना चाहा। दोनों गाड़ियां लहराती हुई कच्चे में उतर गई। हर तरफ धूल फैल गई। इमरान ने मुशाकी से अपनी गाड़ी को नशीब में लुढ़कने से बचाया और मर्सिडीज को चकमा देकर फिर पुख्ता सड़क पर आ गया। यही वक्त था जब मेरे कानों में फायर की आवाज़ गूंजी। ये फायर मर्सिडीज से किया गया था और यकीनन हमें निशाना बनाया गया था। ये गोली गाड़ी की बॉडी में कहीं लगी थी। फिर एक और फायर हुआ, लेकिन ये बिल्कुल खता गया। बगैर टूल टैक्स अदा किए हमारी गाड़ी तूफानी रफ्तार से रावी के पुल से गुजरी और जीटी रोड पर पहुंच गई। तब हम पर यह इंकशाफ हुआ कि जीप समेत कम से कम 4 गाड़ियां हमारे पीछे आ रही हैं। शायद ताकुब करने वालों ने सेलुलर राब्ते के जरिए शहर में मौजूद अपने मजीद साथियों को ताकुब में शामिल कर लिया था। सूरत हाल एकदम ही नहायत खतरनाक हो गई थी। मैंने किन अखियों से इमरान को देखा। इसके चेहरे पर बदस्तूर बेफिक्री रक्सा थी। मामला ख़राब होता जा रहा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसने कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। नगमा गूंजने लगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अगर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो मैंने पूछा, हम इन्हें फूल मारेंगे, देखना वो बड़े सख्त फूल होंगे। इसने पिछली सीट के नीचे हाथ डाला और कपड़े में लिपटा हुआ माउजर निकाल कर गोद में रख लिया। माउजर की झलक ने मुझे मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। मेरा दिल कहने लगा कि यह बर आलूद रात बड़ी संगीन साबित होने वाली है। मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। गर्दन और सर के पीछे हिस्से से शदीद टेसें उठ रही थी। ताहम इन टेसों की तकलीफ हालात की संगीनी में दबसी गई। अकब वाली गाड़ियां करीब आती जा रही थी। इनमें से एक होंडा सबसे आगे थी। ये सुरख होंडा थी। मैंने पहचान लिया, ये वही गाड़ी थी जिसमें नादिया हमारी रावी रोड वाले घर पर आती थी। अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। हमारे अकब में मैडम के लोग ही थे। तब अचानक इमरान के मोबाइल की बेल हुई। मेरा ख्याल था कि इकबाल ने कॉल बैक किया है, मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ उभरी वो सेठ सिराज की थी। इसने आतिशी लहजे में कहा, इमरान गड्डी रोक दे बच्चे, नहीं तो नुकसान होवेगा तेरा। शाबाश, रोक दे गड्डी। गड्डी नहीं रुकेगी चोर चाचू। अगर तुमने वाकई अपनी अम्मी का दूध पिया है तो कोशिश करके देख लो। सुरख होंडा कार तेजी से करीब आ रही थी। लगता था कि सिराज इसी गाड़ी से बोल रहा है। इमरान ने अचानक गाड़ी को बाएं तरफ एक छोटी सड़क पर उतार दिया। अकब में आने वाली 2 गाड़ियां अपनी झोंक में कुछ आगे निकल गईं। ताहम 2 गाड़ियों के ब्रेक बरवकत चिरचिराए और लहराते हुए हमारे पीछे आईं।
इसके साथ ही राइफल का एक फायर हुआ और गोली छनाके से हमारी गाड़ी की पिछली स्क्रीन को तोड़कर एक दरवाजे में घुस गई। अपना सर नीचे रखो तभी इमरान ने कहा और खुद भी झुक गया। इसके बाद एक हाथ से ड्राइव करते हुए इसने माउजर खिड़की से बाहर निकाला। साइड के अकब नुमा आईने में देखते हुए जीप पर एक के बाद दीगरे 2 फायर किए। बेमिसाल निशाना था और बड़े एतमाद से लगाया था। मैं दंग रह गया। जीप का अगला टायर धमाके से फट गया। जीप की हेडलाइट्स बुरी तरह डगमगाई। फिर मैंने इसे खेतों में उतरते और एक साइड पर उलटते देखा। अगले 10-15 मिनट मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़े की हैसियत रखते थे। खेतों, खलियानों और दरख्तों के दरमियान नीम पुख्ता रास्तों पर हमारी गाड़ी बरक रफ्तारी से दौड़ रही थी। इसके अकब में 4 गाड़ियां थीं। इन गाड़ियों में हमारे अंदाजे के मुताबिक कमो बेश 20-22 मुसल्ले अफराद भरे हुए थे। रास्ते में गाहे बगाहे फायरिंग भी होती रही थी। ये सब कुछ किसी खौफनाक एक्शन फिल्म जैसा था। ताकुब करने वालों का गैज़ो गज़ब देखते हुए न जाने क्यों मुझे लगता था कि हस्पताल में नादिया दम तोड़ चुकी है। रास्ते में होने वाली फायरिंग से हमारी गाड़ी की 2 खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। पिछली स्क्रीन भी नापैद हो गई थी। बॉडी में 1.5-2 दर्जन सुराख हो चुके थे। खुशकिस्मती से अभी तक कोई टायर ब्रेस्ट नहीं हुआ था। यूँ लगता था कि इमरान अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को एक ख़ास सिमत में लेकर जा रहा है। इसके जहन में जैसे कोई प्लान है। इसने रास्ते में एक बार अपने किसी साथी को मुख्तसर फ़ोन भी किया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।